हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। सो गाइस, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। DSSB की साइट पर ये अपडेट हुआ है, उस न्यूज़ को मैं बताऊं और आपके साथ ये डिटेल्स शेयर करूं उससे पहले मैं उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जिन्होंने इस पोस्ट के लिए इतना लंबे समय से कोर्ट के चक्कर काटे और अपनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनका आदर किया, उनका सम्मान किया और DSSB को झुकने पे मजबूर किया। तो सचिन कुमार और उनके जितने भी साथी हैं, मैं उन सभी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने इस मुहिम को जीतने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। और आप यकीन मानिए कि ये बहुत बड़ा अंतराल था कि 2009 की एक रिक्रूटमेंट जो 2014 में स्टार्ट होती है और इतने सारे केसेस और सब कुछ होने के बाद फिर वो धीरे धीरे लोअर कोर्ट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और आखिर में उनकी जीत होती है। तो इससे बड़ी बात मुझे लगता नहीं कि कोई हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं एक नॉर्मल एज भी मानूँ 21 ईयर्स अगर कोई अप्लाई करता था उस समय 2009 की बात मैं अगर करूँ तो आज की डेट में तकरीबन वो 34 के आसपास की एज होगी उसकी। तो तकरीबन बहुत लंबा समय है और मुझे लगता है जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है और ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया और गोल्डन चांस है। एक 4600 ग्रेड पे की नौकरी इन हैंड, तकरीबन 70 से 71 हज़ार रुपये सैलरी, और क्या चाहिए। तो चलिए बात करते हैं दास ग्रेड 2 90/9 पोस्ट कोड की जो 2009 में पब्लिश हुई थी DSSB की साइट पर। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की ये पोस्ट थी और दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की सबसे बेहतरीन पोस्टों में से एक मानी जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव साइट की। ठीक है, जिसमें आप एडोब दानिक्स और दानिक्स तक जा सकते हैं अगर आपका प्रमोशन टाइम से होता है तो चलिए बात करते हैं। देखिए गाइज, एक सिविल अपील नंबर थी जिसमें 2020 की, जिसमें सचिन कुमार और उनके कुछ साथियों ने DSSB और अदर्स के खिलाफ एक कोर्ट केस किया था। मामला ये था कि इसमें 2014 के बाद टायर 1, टायर 2 और इवन इसमें लोगों का सिलेक्शन तक होने के कगार आ चुकी थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग सिलेक्शन भी हो चुका था। ठीक है, लेकिन बाद में ये पता चला कि कुछ ऐसे सेंटर्स थे जो आउटर साइड पे थे दिल्ली के, यानी कि बॉर्डर्स पर थे। उनमें से कई ऐसे सेंटर्स थे जिनमें मास लेवल पर चीटिंग हुई थी और ना केवल चीटिंग हुई बल्कि उसमें इन्वॉल्व जितने भी कैंडिडेट्स थे लगभग उनका सिलेक्शन तक हो गया था। तो जब केजरीवाल जी की सरकार आई तो उन्होंने उसको देखा और इस वैकेंसी को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। और ना केवल कैंसिल किया बल्कि एक नल एंड वॉइड आप कह सकते हैं कि वो कर दिया कि ना केवल अब रिक्रूटमेंट होगी बल्कि ये ख़त्म कर दिया एक तरीके से। लेकिन सचिन कुमार और उनके जितने भी साथी थे वो लड़े, डटकर सामना किया, उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया और आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने DSSB को ऑर्डर किया कि आप नहीं, आपने गलत किया है और ये रिक्रूटमेंट जो है आपको फिर से शुरू करानी पड़ेगी। तो देखिए गाइज, मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूँ आखिर इस नोटिस में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो ये है कि अगर आपका उस समय जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था और एडवर्टीज़मेंट के बाद जब पहली बार टायर 1 का नोटिस आया था तो उसके बाद आपका जो टायर 1 हुआ था, ठीक है, नोटिस आने के बाद उससे पहले आपके एडमिट कार्ड इश्यू हुए होंगे। ठीक है, रिटन टेस्ट के टायर 1 के एडमिट कार्ड, अगर आपका एडमिट कार्ड इशू हुआ था तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, कोई नए कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, साफ साफ मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 2009 में अप्लाई किया था और उनका एडमिट कार्ड टायर 1 के लिए इशू किया गया था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि क्या हमने अगर पेपर नहीं दिया है तो भी हम एलिजिबल होंगे? तो यस, इसमें ऐसी कोई क्लॉजेज या कोई मेंशनिंग नहीं है DSSB की कि आपने अगर एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप इसको दोबारा नहीं दे सकते। यानी कि अगर आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल था टायर 1 के लिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई फिर से कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अभी ये नहीं है कि आपका लिस्ट में नाम है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि 61,278 कैंडिडेट्स को एलिजिबल माना गया है इसके दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए और ये जो है DSSB की साइट पर अवेलेबल है, जिनका मैं लिस्ट का नाम दे रहा हूं। ठीक है, बच्चों का। और
मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक पे भी उन बच्चों की लिस्ट दे दूंगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। बट मैं आपको ये बता दूं दूसरी चीज़ कि आपको सबसे पहला काम यही करना है कि कुछ दिनों के बाद, हो सकता है विद इन ए मंथ, आपको OARS सिस्टम पर लॉगिन करके अपनी डिटेल्स अपडेट करनी हो, ठीक है। उस समय ऑफलाइन फॉर्म था और आपको ऑनलाइन अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आप बाय चांस OARS सिस्टम को लॉगिन और अपडेट नहीं कर पाते हैं तो आपको इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, यानी कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि गाइस, बिना पढ़े कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कंपटीशन कितना ही कम हो। उस समय का एग्ज़ाम का पैटर्न का लेवल DSSB का और इस समय का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस समय TCS इसका एग्ज़ाम बनाती है और लेवल आपको पता ही है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देख सकते हैं, दास ग्रेड 2 के जो आसपास अभी हुए हैं, ठीक है। लेवल बहुत ज़बरदस्त है और आप कतई ये मत मानिएगा कि आपके पास 10,000 लोग ही मुश्किल से हो सकता है अपीयर करें या 15,000 लोग ही अपीयर करें एग्ज़ाम में, तो बहुत आसान है, आप कट ऑफ क्लियर कर देंगे तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। लेकिन हाँ, ये सच है कि अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, आप समझ लीजिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं आज के पैटर्न के हिसाब से, मैं DSSB के आज के पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। जो भी लोग हैं इस चैनल पे जिनसे ये वीडियो रिलेटेड ना भी हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये पहुंच जाए जिसको इस इन्फॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी कुछ हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, 2009 की वैकेंसियाँ फिर से स्टार्ट हो गई है, ज़िंदा हो गई है और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो उनके फेवर में आई है और DSSB को झुकना पड़ा है। तो देखिए गाइस, आप सभी तक ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर कोई भी अपडेट आती है इस रिगार्डिंग OARS सिस्टम को कब से अपडेट करना है तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।